डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर आशीष कुमार सिंह, सहायक प्राध्यापक हिंदी, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, आज हम बीए ऑनर्स के अंतर्गत हिंदी मेजर, जिसका कोड है HND-MJ 101 के अंतर्गत, जिसका शीर्षक है हिंदी कहानियां के अंतर्गत इकाई 1 साहित्य की अवधारणा पढ़ने जा रहे हैं। विद्यार्थी मित्रों, आपने साहित्य की अवधारणा को सुना होगा, साहित्य शब्द को आपने सुना होगा। साहित्य शब्द का अर्थ क्या है? साहित्य शब्द से तात्पर्य है कि आपको पढ़ाया गया होगा स्कूल के दिनों में कि गोदान एक बहुत ही विस्तृत किसान जीवन की गाथा है, जिसमें किसान जीवन का गाथा है और किसान के जो समस्या है उसको बहुत अच्छे ढंग से रखा गया है। इसको किसान जीवन का महागाथा भी कहा जाता है। विद्यार्थी मित्रों, आप कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, एकांकी यह सब सुने हैं, पहले से ही जानते हैं इसके बारे में। आपके स्कूली दिनों में आपको इसके बारे में पढ़ाया और बताया गया है। लेकिन हम यहाँ आपको साहित्य की अवधारणा पढ़ा रहे हैं, तो क्यों पढ़ा रहे हैं? प्रश्न है कि पढ़ाया फिर क्यों जा रहा है जब आप पहले से ही साहित्य के से परिचित हैं। विद्यार्थी मित्रों, साहित्य से जो आप परिचित हैं वह अपने आप में पूर्ण परिपूर्ण नहीं है। साहित्य को केवल यह मान लेना कि कहानी, नाटक, निबंध, एकांकी ही साहित्य है, यह साहित्य को बहुत कमतर करके देखना है या बहुत छोटा करके देखना है। सामान्य भाषा में आप कहानी, कविता, उपन्यास को साहित्य तो कह सकते हैं, लेकिन जब पूर्ण रूप की बात आएगी, साहित्य के समग्र अर्थ की बात आएगी, तो केवल इसे ही हम साहित्य नहीं कह सकते। और यही जरूरत है हमें पढ़ाए जाने की, आपको पढ़े जाने की और मुझे पढ़ाए जाने की, कि साहित्य की अवधारणा यानी साहित्य का कॉन्सेप्ट जो है वह क्या है। साहित्य शब्द के अर्थ पर बात करते हैं। साहित्य शब्द का एक सामान्य अर्थ है साधन हित, यानी जिसमें सबका हित हो वह साहित्य है। इसके अतिरिक्त व्यापक रूप से जानने को, उसके मूल अर्थ को जान लेना उचित होगा। मूल अर्थ जानने के लिए हमें मुख्यतः 3 बातों को जानना होगा। साहित्य शब्द को व्यापक रूप में जानने के लिए इसके व्युत्पत्ति मूलक अर्थ, व्यापक अर्थ और साहित्य का रूढ़ अर्थ जान लेना अत्यंत आवश्यक है। साहित्य का व्युत्पत्ति मूलक अर्थ, जैसा कि आप जानते हैं, साहित्य शब्द मूलतः संस्कृत का भाषा का शब्द है। साहित्य शब्द में भाव अर्थ में, साहित्य शब्द में भाव अर्थ में यत प्रत्यय लगाने से साहित्य शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है सहितस्य भावम, अर्थात सहित, एक साथ होने का भाव। अब एक साथ होने का कैसा भाव? जिसमें शब्द और अर्थ दोनों हो, वह साहित्य है। शब्द और उसका अर्थ जहां साथ साथ है वह साहित्य कहलाएगा। यह बहुत ध्यान देने वाली बात है कि अगर जिस शब्द का अर्थ निकल रहा है तो वह साहित्य है, और अगर अर्थ नहीं निकल रहा है तो उसे हम साहित्य नहीं कह सकते। वह बोलचाल की बात हो सकती है, जैसे खाना वाना, पानी वानी, इधर उधर,
इधर उधर तो ठीक है, लेकिन खाना वाना, पानी वानी, वानी कोई शब्द नहीं है, इसका कुछ अर्थ नहीं है। तो इसलिए विशेष ध्यान देने की जरूरत है। व्युत्पत्ति मूलक अर्थ में जब हम इसकी बात करते हैं, इसको परिभाषित करते हैं या व्याख्यायित करते हैं, तो यह ध्यान देना है कि शब्द है और शब्द का अर्थ हो तो वह व्युत्पत्ति मूलक या साहित्य शब्द आएगा। साहित्य शब्द का व्युत्पत्ति मूलक अर्थ हुआ शब्द और अर्थ का सहभाव। फिर चाहे वह कविता हो, कहानी हो, नाटक हो, उपन्यास हो, निबंध हो, कहीं पर भी उस शब्द का प्रयोग किया जा रहा हो, साहित्य के विभिन्न जो माध्यम हैं उनमें कहीं भी उस शब्द का प्रयोग किया जाता हो, उसका अर्थ निकलता हो, तो वह साहित्य की श्रेणी में आएगा। अब अगर हम बात करें साहित्य का व्यापक अर्थ, तो साहित्य का व्यापक अर्थ क्या है? जैसा कि व्यापक से स्पष्ट हो रहा है कि जहां व्यापकता हो, जो छोटा नहीं हो, जो विस्तृत हो, तो विस्तृत किन शब्दों में? कहानी, उपन्यास, नाटक, यह तो साहित्य है ही। इसके अतिरिक्त शास्त्रीय भी हो, जहां धर्म की बात हो, दर्शन की बात हो, गणित की बात हो, विज्ञान की बात हो, तकनीक की बात हो, वह भी साहित्य के अंतर्गत आएगा व्यापक अर्थों में। यह ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी मित्रों कि अभी मैं साहित्य का व्यापक अर्थ बता रहा हूं। व्यापक अर्थों में कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, जो साहित्य की विभिन्न गद्य विधाएं हैं, उसके अतिरिक्त भी गद्य या पद्य विधाएं हैं, उसके अतिरिक्त अगर आप गणित, विज्ञान के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, धर्म दर्शन के क्षेत्र में अगर आगे जाते हैं, उसको पढ़ते हैं, तो वह भी अगर साहित्य का व्यापक रूप देखा जाएगा तो साहित्य के अंतर्गत ही आएगा। विज्ञापन में आने वाले टेक्स्ट भी इसी में आएंगे व्यापक अर्थ में। यह साहित्य की सबसे व्यापक अवधारणा है, जिसकी परिधि में संपूर्ण वाङ्मय में किसी भी प्रकार की भाषिक अभिव्यक्ति आ जाती है। अलग अलग क्षेत्रों में साहित्य शब्द का अर्थ ग्रहण विशिष्ट संदर्भों में भी होता है। जैसे संगीत है, संगीत में सरगम के बीच में आए गीत के बोल, जो सरगम के बीच में गीत के बोल आते हैं, वह भी साहित्य का व्यापक अर्थ है, व्यापक अर्थ के अंतर्गत आएगा। किसी उत्पाद के साथ मिलने वाली पाठ्य सामग्री, जैसे कि उत्पाद की जानकारी देने वाली ब्रोशर, मैनुअल आदि भी लिटरेचर या साहित्य के अंतर्गत आएगा। जो आप देखते होंगे सड़कों पर बहुत सारे पत्र पत्रिकाएं अपने प्रचार प्रसार के लिए आपको आते जाते एक ब्रोशर पकड़ा देते हैं, वह ब्रोशर भी साहित्य का व्यापक अर्थ में आएगा। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ शब्द हैं और उन शब्दों का एक अर्थ है, एक निश्चित अर्थ है। यह है साहित्य का व्यापक अर्थ। शोध छात्र अपने शोध विषय से संबंधित किसी भी पाठ्य सामग्री को सम्मिलित रूप से साहित्य कहता है। ये सभी उदाहरण साहित्य के व्यापक अर्थ में आएंगे। अब बात करते हैं साहित्य का रूढ़ अर्थ। जब साहित्य का अर्थ केवल और केवल कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, एकांकी, डायरी, जेल डायरी आदि तक ही सीमित हो या उसको यहीं तक सीमित कर दिया जाए, तो वह साहित्य का रूढ़ अर्थ होगा। अब रूढ़ अर्थ को समझने के लिए एक उदाहरण मैं देता हूं। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी मित्रों
कि शिरीष ने रमा की ओर भरपूर नजरों से देखा और चुपके से साथ लाया लाल गुलाब उसके जूड़े में लगा दिया। राम की आंखें झुक गई, रमा की आंखें झुक गईं और मुख पर मधुर स्मित की लालिमा दौड़ गई। इन पंक्तियों में बस कुछ क्रियाओं का वर्णन हो रहा है, पर आप निश्चित रूप से जो अर्थ समझ गए होंगे वह है शिरीष का रमा के प्रति प्रेम निवेदन करना और रमा का उस प्रेम निवेदन को मौन स्वीकृति देना। जबकि इस पूरे लाइन में कहीं भी, इस पूरी पंक्ति में कहीं भी प्रेम की चर्चा नहीं है। जहां शब्द अपने मुख्य कोशगत अर्थ के अतिरिक्त भी बहुत कुछ अधिक महत्वपूर्ण अर्थ दे रहे हैं, इसलिए ये पंक्तियां सृजनात्मक साहित्य का उदाहरण है। और इसी तरह की रचना को रूढ़ अर्थों में साहित्य कहा जाता है। साहित्य शब्द का प्रयोग किसी भाषा में रचे गए सृजनात्मक साहित्य के लिए ही होता है। और जब हम कहते हैं कि हिंदी भाषा और साहित्य का अध्ययन, तो हम दरअसल सृजनात्मक साहित्य की ही बात कर रहे होते हैं। साहित्य जब सृजनात्मक साहित्य के अर्थ में रूढ़ हो चुका है, साहित्य शब्द सृजनात्मक साहित्य के अर्थ में अब रूढ़ हो चुका है। दरअसल हम इसे साहित्य का रूढ़ अर्थ की जगह साहित्य का सृजनात्मक अर्थ भी कहें तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं साहित्य की परिभाषा। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि हम उद्देश्य की बात करेंगे, प्रस्तावना पे बात करेंगे, साहित्य की उत्पत्ति पर बात करेंगे और साहित्य की परिभाषा पर। व्युत्पत्ति मूलक अर्थ, व्यापक अर्थ, रूढ़ अर्थ। अब साहित्य की परिभाषा जो है संस्कृत में कैसी है, पाश्चात्य में है और हिंदी की स्वयं की परिभाषा पर विचार करेंगे। ज्ञान और अध्ययन की यह सहज प्रक्रिया है कि जो कुछ भी उसकी परिधि में आता है उसे परिभाषित करने का प्रयत्न किया जाता है। परिभाषित करने का अर्थ हुआ कि कम से कम शब्दों में उसकी विशिष्टताएं इस प्रकार बताना कि वह अपने आप में बिल्कुल अलग दिखाई पड़े, किसी दूसरे समकक्ष विषय के साथ उसकी कोई संदेहात्मक स्थिति बनने की कोई गुंजाइश न रहे। संस्कृत परंपरा में साहित्य की परिभाषा। संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा में साहित्य के लिए साहित्य शब्द से अधिक काव्य शब्द का प्रयोग हुआ है और साहित्य की परिभाषा को काव्य लक्षण कहा गया है। शब्दार्थो सहितो काव्यम, शब्द और अर्थ का सहभाव काव्य है, यह काव्यालंकार में भामह ने कहा है। जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको बताया व्युत्पत्ति मूलक अर्थ में ही कि शब्द है और उसका अर्थ है, भामह ने काव्यालंकार में अपने इस बात को कहा है, परिभाषा दी है कि शब्दार्थो सहितो काव्यम, शब्द और अर्थ का सहभाव ही काव्य है। शरीरम तावदिष्ठार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, इच्छित अर्थ से युक्त पदावली काव्य कहलाएगी। काव्यदर्श दंडी। तदोषो शब्दार्थ सगुणालंकार कृति पुनः क्वापि, अर्थात दोषों से रहित, गुणों से युक्त और कहीं कहीं अलंकारों से रहित शब्द और अर्थ का योग ही काव्य कहलाता है। काव्य प्रकाश मम्मट। यह संस्कृत की कुछ परिभाषाएं हैं साहित्य को लेकर। चूंकि संस्कृत में साहित्य के लिए साहित्य शब्द नहीं प्रचलित था, उसकी जगह काव्य शब्द प्रचलित था और तब काव्य में ही रचनाएं की जाती थीं, इसलिए
आपको साहित्य शब्द नहीं मिलेगा, काव्य शब्द मिलेगा। इसलिए विद्यार्थी मित्रों, आप कंफ्यूज मत होइएगा, दुविधा और संदेह में मत पड़िएगा कि हम साहित्य की परिभाषा पढ़ रहे हैं और यहाँ काव्य पे बात हो रही है। वह काव्य दरअसल साहित्य की व्यापक अर्थ में आ ही जाएगा। आगे बात करते हैं संस्कृत परंपरा में साहित्य की परिभाषा में ही कि साहित्य की संस्कृत परिभाषाओं में शब्दों पर अधिक बल दिया जाता है। शब्द के अर्थ से कोई विशेष अंतर उन्हें नहीं पड़ता। कारण, पेड़ को बताने के लिए उनके पास कई शब्द हैं। पेड़ को वह वृक्ष भी बता सकते हैं, तरुवर भी बता सकते हैं और पादप भी बता सकते हैं। यानी कि संस्कृत साहित्य के जो विद्वान हैं, जिन्होंने परिभाषाएं दी हैं, उन्होंने अधिक बल संस्कृत परिभाषा शब्दों पर अधिक बल दिया है, उसके अर्थ पर बल नहीं दिया है। क्योंकि पेड़ को बताने के लिए उनके पास तरुवर, वृक्ष, पादप, इस तरह से कई शब्द हैं जिनका वह प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए उनका ज्यादा जोर, ज्यादा बल शब्द पर रहा है, न कि उसके अर्थ पर। संस्कृत आचार्यों के लिए शब्द की भूमिका बस इतनी है कि वह विद्यार्थी तक संप्रेषित हो जाए। अब बात करते हैं पाश्चात्य परंपरा में साहित्य की परिभाषा। पश्चिम से यहां तात्पर्य मुख्य रूप से यूरोप और यूएसए के साहित्य और साहित्य शास्त्र से है। अरस्तु कहते हैं, काव्य भाषा के माध्यम से प्रकृति की अनुकृति है। विलियम वर्ड्सवर्थ के अनुसार पहले अनुभव किए गए प्रबल मनोवेगों का शांत क्षणों में सहज प्रवाह ही कविता है। और पीवी शैली कहते हैं, कविता सबसे अच्छे और खुश दिलो दिमाग द्वारा अनुभूत सबसे अच्छे और आनंददायक क्षणों का दस्तावेज है। अब अगर हम बात करें हिंदी की परंपरा में साहित्य की परिभाषा से, तो हिंदी की परंपरा का आरंभ आदिकाल से माना जाता है, जब अपभ्रंश से अलग होकर क्षेत्रीय बोलियों के रूप में धीरे धीरे हिंदी अपना स्वरूप गढ़ रही थी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है। जो ज्ञान राशि है, उसका जो संचित कोष है, वही साहित्य है। बाबू श्याम सुंदर दास कहते हैं, मानव मस्तिष्क के पोषण के लिए भाव राशि के संचित भंडार को साहित्य कहते हैं। वहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, साहित्य जगत के नाना भावों की अभिव्यक्ति है। साहित्य में एक भाव नहीं आता है। नाना का अर्थ यहां पे है कि कई भाव, वो 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं। उनका कोई निश्चित संख्या नहीं है कि बस इतने ही भाव हो सकते हैं। जयशंकर प्रसाद कहते हैं, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। और प्रेमचंद कहते हैं, साहित्य जीवन की आलोचना है। यानी साहित्य के विद्वानों ने, आलोचकों ने, कथाकारों ने अपना जो अध्ययन किया है, जो लिखा पढ़ा है, जो जाना है, जो समझा है, जो खोजा और जो पाया, उस हिसाब से साहित्य की परिभाषा गढ़ी है। किसी ने साहित्य को ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम दिया, तो किसी ने उसको अध्ययन के आधार पर बताया, किसी ने व्यवहार के आधार पर बताया और किसी ने जीवन की आलोचना के आधार पर। यह सारी परिभाषाएं अपनी जगह ठीक हैं, उचित हैं, और इन परिभाषाओं को ध्यान में रखते हुए
हिंदी की परंपरा में साहित्य की परिभाषा को जाना समझा जा सकता है और इन परिभाषाओं से हिंदी को पकड़ा जा सकता है, जाना जा सकता है। भाग 1 यहां समाप्त होता है। भाग 2 में फिर हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के प्रयोजन को लेकर। अभी के लिए धन्यवाद, नमस्कार। स्वाध्यायः परः